तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे मुंबई की मशहूर डांस बार्स की। बहुत आपने किस्से सुने होंगे। टोपाज बार, वॉक इन, हैप्पी नाइट, दीपा बार, सनशाइन, आशियाना, कार्निवल, फिशरमैन बार, सीजर्स पैलेस, सोनिया महल। इस किस्म की डांस बार्स मुंबई में अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का अड्डा हुआ करती थी। अट्रैक्शन के साथ साथ जो लोग बाहर से जाते थे मुंबई घूमने, उनके दो ही काम होते थे। सबसे पहले एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाना, दूसरा रात को डांस बार में जाके वहाँ का माहौल देखना, और उसके बाद जुहू बीच या चौपाटी या मेरीन लाइंस, एलिफेंटा केव्स, इस तरह के समुद्र के किनारे देखने। लेकिन सबसे बड़ी अट्रैक्शन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स और डांस बार हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े लोग, मेरे बहुत से बड़े साथी जो पंजाब से, कलकत्ता से, इवन फॉरेन कंट्रीज से जो आते थे, कनाडा से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत आम हैं, उनके लिए भी सबसे पहला जो विजिट का मुकाम होता था वो डांस बार या रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता था। बहुत परेशानी होती थी लोगों के साथ ऐसी जगहों पे जाना, लेकिन रिश्ते निभाने पड़ते हैं तो चक्कर लग जाता था। और हम मैं और भी मेरे कारण होते थे जाने के, वहाँ का माहौल देखना, किस किस्म के लोग आते हैं। और तकरीबन हर बड़ी बार में अंडरवर्ल्ड के लोगों का अड्डा भी हुआ करता था। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ अंडरवर्ल्ड के, जिन्होंने बहुत सारा पैसा, जो एक तरीके से लूटा ही होता था लोगों से, एक्सटॉर्शन से, हफ्ता वसूली से, रंगदारी से, कलेक्शन से, वो आधे से ज़्यादा पैसा वो वापस इन्हीं बार्स में लौटा देते थे। लौटाना तो दूसरी तरफ लुटा देते थे। लड़की के ऊपर हज़ारों रुपए बार देने और घर में जाके झगड़े करने, ये एक दस्तूर हो गया था। आजकल जैसे पंजाब में लोग कर्जे से दबे हुए खुदकशी करते हैं, उसी तरह मुंबई में बहुत सारे बड़े व्यापारी, जिन्होंने अपना कमाई का पैसा बाहर बार गर्ल्स के ऊपर लौटा दिया, उन्होंने भी बहुत सारी खुदकशियाँ की। जहाँ एक तरफ ये एक एंटरटेनमेंट का साधन था, वहीं कई घरों को उजाड़ने का कारण भी बना। यही कारण था कि अल्टीमेटली डांस बार्स को बैन कर दिया गया। और बहुत सारी लड़कियां जो डांस करने के चक्कर में वेश्यावृत्ति में शामिल हो जाती थी, वो दूसरा बड़ा कारण था डांस बार्स को बंद करने का। तीसरा बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जहाँ पे रोज़ झगड़े होने, शराब पी के, डांस देख के, लड़कियों के पीछे आपस में लोगों का लड़ना झगड़ना, तोड़ फोड़ करनी, और वहीं पे लूट खसूट भी हो जाती थी। बहुत सारी लड़कियां जो डांस देखने के बहाने लड़कों के साथ आती थी, उनको बाहर से गए लोग ये समझ के कि ये भी इसी किस्म की हैं, उनके चक्कर में आके बाहर निकल जाते थे लड़कियों के साथ, और उनको बुरी तरह मारा पीटा भी जाता था और लूट भी लिया जाता था। तो ये बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से डांस बार चली भी, बदनाम भी हुई और बंद भी हुई। लेकिन अंदर खाते सब कुछ चलता रहता है, मिली भगत से, पुलिस वालों को मिली भगत से। उसी तरह जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में है, उनके साथ मिली भगत से, और लोकल पुलिस स्टेशन की तो चांदी ही चांदी होती थी। बहुत सारे पुलिस अफसरों ने बेनामी डांस बार्स खोली हुई थी। दिन में परमिट रूम चलता था, रात को उसको डांस बार में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और हर बार में एक चोर दरवाज़ा होता था, और 2-3 कमरे ऐसे होते थे जहाँ पे जब पुलिस की रेड होती थी तो लड़कियों को छुपा दिया जाता था। वो कैमोफ्लेज किए होते थे। कई लोगों ने अंडरग्राउंड सेलर बनाए हुए थे, जहाँ पे लड़कियों को छुपा के ऊपर कारपेट बिछा देना या उस किस्म से कवर कर देना। तो बहुत मुश्किल होती थी पुलिस के लिए उनको ढूंढना, निकालना। खैर, उन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ा
कांड हुआ जिसको तेलगी स्कैम कहते हैं। अब्दुल करीम तेलगी, जिसने लाखों करोड़ों रुपए के नकली सिक्योरिटी पेपर्स, जिनको हम आम भाषा में स्टाम्प पेपर कह देते हैं, रेवेन्यू पेपर्स, और उसी तरह रेवेन्यू स्टैंप्स जो होती हैं, जो कानूनी कागज़ों पे लगती हैं, छोटी छोटी टिकट जैसी, डाक टिकट जैसी स्टैंप्स होती हैं, रेवेन्यू स्टैंप, वो नकली छाप के उस आदमी ने लाखों करोड़ों रुपये कमाए। पकड़ा जाता था, जमानत पे आ जाता था। उसी दौरान उस आदमी ने एक दिन टोपाज बार, जो सबसे बड़ी बार मुंबई की गिनी जाती थी, उसमें जाके उस आदमी ने एक ही रात में एक लड़की पे 90 लाख रुपया लुटा दिया। अब अंदाज़ा लगाइए, जिस आदमी ने लाखों करोड़ों की हराम की कमाई की थी, उसके लिए 90 लाख कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात फैल गई। उस बार में तो सैकड़ों लोग रोज़ के जाते थे। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो मीडिया को जानते थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो पुलिस वालों के खबरी थे। हर बार में 2-3 आदमी ऐसे मुलाजिम होते थे जो पुलिस के खबरी होते थे। अंडरवर्ल्ड के जो लोग वहाँ पे आते थे, उन पर निगाह रखते थे और पुलिस वालों को खबर देते थे। उसके एवज़ में उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था। उनकी बार के ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती थी। कुछ लीवरेज मिल जाती थी उनको, लॉन्ग रोप मिल जाती थी, लंबी रस्सी मिल जाती थी। ये एक लेन देन का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अरेंजमेंट हमेशा बार बारकों के और पुलिस के चलते रहे हैं। लेकिन तेलगी की इस हरकत से बहुत बड़ी बदनामी एडमिनिस्ट्रेशन की हुई कि एक आदमी जो कानून से भागा हुआ है, इतना बड़ा स्कैम किया। वो शायद हिंदुस्तान का पहला स्कैम था जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड हुए। 3 आईपीएस ऑफिसरों के साथ 5-6 और पुलिस ऑफिसर वो भी सस्पेंड हुए और सबको जेल की हवा खानी पड़ी। आपने कभी सुना नहीं होगा कि एक स्कैम में मुंबई के पुलिस कमिश्नर रैंक के ऑफिसर भी जेल में गए। 2 और आईपीएस ऑफिसर वो भी जेल में गए और उसका बहुत बड़ा खमियाजा पुलिस को भुगतना पड़ा। तो अब उसके चलते हुए जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बार्ज के ऊपर सख्ती शुरू करने की कवायद शुरू की, तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लोकल पुलिस की मिली भगत इतनी थी कि रेड भी मारते थे और ऊपर सीनियर को रिपोर्ट भेज देते थे कि हम गए थे, बार तो समय पे बंद हो गई थी। अब उस समय तक उनके पास लाइसेंस थे, रात के 1:30 बजे तक बार चलाने का टाइमिंग उनके पास था। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में अपील करके 2:30 बजे तक का टाइम भी लिया हुआ था। तो पुलिस वाले ऐन मौके पे रेड मारते थे। लेकिन अगर बार चल भी रही होती थी तो भी रिपोर्ट लिख के भेज देते थे कि सबको ठीक है, समय पे बंद हो गई थी। उसमें काफ़ी सारी और शर्तें थी कि डांस फ्लोर के ऊपर दूसरा आदमी नहीं जाएगा, सिर्फ लड़की नाचेगी, उससे इतने फीट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा और ये सब। लेकिन ये बहाने होते थे, कोई ऐसी पुलिस की शर्तों को मानता नहीं था। क्लाइंट्स के गोद में जाके लड़कियां बैठ जाती थी, लोग जाके डांस फ्लोर पे डांस करते थे, हाथ लगाते थे, सब करते थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन तेलगी की इस हरकत से, अब्दुल करीम तेलगी की, उसको मखौल से महाराष्ट्र की प्रेस में, बहुत विटी लोग हैं महाराष्ट्रियन, वो 2 अर्थ बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। तेलगी को तेल घी बोलना शुरू कर दिया। जो हमारी रोज़ की भाषा में एक तेल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, एक घी होता है जो सब्ज़ी वब्ज़ी वगैरह बनाने में काम आता है। तो तेल घी को तेल घी बोलना शुरू कर दिया था कि सबको तेल लगा के गया और अपना घी अपने पास रख लिया। इस किस्म के बहुत सारे कार्टून, आर्टिकल, इस किस्म की बातें चलती रही। खैर, एक आईपीएस ऑफिसर थे मिस्टर वेंकटेशम, बहुत बढ़िया ऑफिसर थे महाराष्ट्र पुलिस में। अगर कहीं कुछ चंद बढ़िया ऑफिसर की लिस्ट बनाई जाए तो पहले टॉप 10 में वेंकटेशम का नाम आएगा। बहुत साल वो इमिग्रेशन में रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया, उसके बाद मुंबई में रहे, एडिशनल सीपी रहे, लॉ एंड ऑर्डर के भी रहे, क्राइम के भी रहे। उसके बाद पूना के पुलिस कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल डीजी स्पेशल फोर्सेस,
उन सब के चलते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया काम अपने कैरियर में किया। वो जब इंचार्ज थे, एडिशनल सीपी थे मुंबई के, उनको ये जब मालूम पड़ा कि पुलिस की मिली भगत से सब काम चल रहा है, तो एक दिन उन्होंने खुद जाके वो माहौल देखने की कोशिश की कि असल में डांस बार में होता क्या है। तो डांस बार बंद होने के 15 मिनट पहले उन्होंने अपने साथियों को ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है। रात को, आधी रात को उन्होंने अपना हुलिया चेंज किया, यूनिफॉर्म उतारी और लुंगी कुर्ता पहन लिया। लुंगी आपने देखी होगी, साउथ इंडियन लुंगी पहनते हैं। कोई हिंदी फिल्मों का गाना भी आया था, बहुत मशहूर हुआ था, लुंगी डांस लुंगी डांस, तो वो शायद उसी लुंगी से बना होगा। खैर, तो लुंगी पहन के, माथे पे तिलक विलक चीटा टीका लगा के, सफ़ेद कलर का, बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन बिजनेसमैन बन के वो उस बार में घुसते हैं। सब पुलिस वालों को बाहर खड़ा करने को बोला, खाली एक दो आदमी अपने खास जो थे उनको साथ में प्रोटेक्शन के लिए रख लिया। बार के बंद होने के 5-1 मिनट पहले वो बार में घुसते हैं, टोपाज बार में, जिसका मालिक था परवेज ईरानी। बहुत पहुंचा हुआ आदमी था, आज भी है। आजकल तो खैर सब काम धंधे बंद हैं ऐसे। उसकी प्रॉपर्टी बहुत है, उसको किराया ही हर महीने लाखों करोड़ों का आ जाता होगा, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वेंकटेशम साहब लुंगी पहन के टिपिकल साउथ इंडियन बन के उस बार में घुस जाते हैं। किसी को पता नहीं कि ये आदमी पुलिस ऑफिसर है। जैसे ही 1:30 बजते हैं, सबको जैसे लगता था कि बार बंद हो जाएगी, लेकिन कोई बंद नहीं हुई। डांस चालू था, म्यूज़िक चालू था, और 1:30 बजने के बाद, कुछ मिनट के बाद, वेंकटेशन साहब ने खड़े होकर बताया कि मैं कौन हूँ। जब तक बैठे थे किसी को शक नहीं हुआ कि ये पुलिस के आईपीएस ऑफिसर हैं। इतना हुलिया बदल दिया था अपना। लेकिन जब बताया मैं ऑफिसर हूँ, और साथ के साथ बाहर जो 35-40 लोग पुलिस के खड़े थे, प्राइवेट गाड़ी में गए थे, टैक्सियों में, वो सब निकल के आ जाते हैं और बार को घेर लिया जाता है, किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाता। अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी मालिक के लिए। वो मालिक जिसको रेड के पहले पता चल जाता था कि पुलिस आने वाली है, लड़कियों को छुपा देते थे, जब चोर गेट से बाहर निकाल देते थे, वक्त टाइम ख़त्म होने के बाद ऑर्केस्ट्रा बंद कर देते थे, बार बंद कर देते थे। तो ऐसे कुछ किस्म की कुछ शर्तें हुआ करती थी कि आखिरी पैक जो है वो कितने बजे तक मिलेगा, उसके बाद नहीं देना। ऐसे भी कुछ लूप होल्स होते थे जिसका फ़ायदा बार वाले उठाते थे। लेकिन उस दिन किसी की नहीं चली। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब हुआ। मुझे बहुत बार अकेला बैठता हूँ, वो किस्सा याद करता हूँ तो मुझे खुद हंसी आती है। और वो लुंगी पहन के आईपीएस ऑफिसर एक कुर्सी एक टेबल पे बैठ जाते हैं। जितनी लड़कियां डांस बार में थी उसमें 40, 50, 60 जो भी थी, जो क्लाइंट बैठे देख रहे थे, 100-150 आदमी, उनको खड़े करके दीवार के साथ खड़ा कर दिया। सब नाचने वाली लड़कियों को सब टेबल कुर्सियों पे बैठा दिए कि आप बैठिए। और जो मालिक था होटल का, और उसके जो मैनेजर थे, और जो बाकी स्टाफ था, वेटर थे, स्टूवर्ड थे, उन सबको बोला कि आप म्यूज़िक चालू करो और आप डांस करो। तो आधा घंटा पूरे स्टाफ से डांस करवाया। किसी को डांस आता नहीं हो। फिर उनको पूछा गया कि आपको मज़ा आया? आप दूसरों को नचा के पैसे कमाते हो, उनकी आधी कमाई आप खा जाते हो, और उसके बाद आप कानून तोड़ते हो, किसके लिए? और सब जो क्लाइंट थे वो खड़े होके एंजॉय कर रहे थे। डांस जो डांसर लड़कियां थी वो भी अंदर अंदर से बहुत खुश थी कि पहली बार वो अपने मालकों को, और जो उनके जो प्रबंधक थे, उनको हैंडल करने वाले, उन सबको नाचते हुए देख रहे थे। और म्यूज़िक वालों की भी चांदी लगी हुई थी। पहली बार अजीब नज़ारा उन्होंने देखा। और उसके बाद कोई 30-35 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उनको साथ में लेके जाके केस भी चलाया गया। तो उसके बाद कई महीने तक कोई भी बार, वेंकटेशम का जो एरिया था, ज्यूरिसडिक्शन थी, उसमें कभी भी 1:30 बजे के बाद नहीं चली। इतना इम्पैक्ट पड़ता है। एक बड़ा ऑफिसर जब कोई
इस किस्म का सीक्रेट और ठोस कदम लेता है। उसके पहले भी एक बहुत बढ़िया किस्सा हुआ था इसी किस्म का। एक अरूप पटनायक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बने। वह उड़ीसा के रहने वाले थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने भुवनेश्वर से इलेक्शन भी लड़ी थी, लेकिन हार गए। तो बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, वो भी सीबीआई में रह के आए थे। जो सबसे बड़ा एक स्कैम हुआ था शेयर मार्केट का, हर्षद मेहता का स्कैम, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अरूप पटनायक और हेमंत नगराले ने की थी। हेमंत नगराले भी बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने। वो आज डीजी रैंक में तक पहुंचे हुए हैं। उनके जो बैचमेट हैं वो अभी एनआईए के चीफ जो है दिनकर गुप्ता, वो हेमंत नगराले के बैचमेट हैं। तो जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसमें अरूप पटनायक सीबीआई में थे डीआईजी, और हेमंत नगराले एसपी सीबीआई थे। इन्होंने पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। सरदार जोगेंद्र सिंह तभी सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे। तो जब अरूप पटनायक एडिशनल सीपी थे, डीसीपी थे बांद्रा के, तो नाइट राउंड पे निकले तो पता चला कि चंबूर इलाके के एक डीसीपी रोज़ नाइट ड्यूटी पे होता था। वो पूरे शहर में राउंड मारता था कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो उनको मालूम पड़ा कि चंबूर में एक आलोहा बार करके हुआ करती, बहुत बड़ी बार थी वो भी, वो रात के 3 ढाई 3 बजे तक चल रही थी। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, अंदर गए, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियाँ, एक्टर एक्ट्रेसेस, हीरे जवाहरात के व्यापारी, शेयर मार्केट के व्यापारी, सब वहाँ पे बैठे। तो इन्होंने बोला कि अभी इनको मारपीट करने का कोई फायदा तो नहीं है, उनको साइड में कर दिया। जो होटल के मालिक मैनेजर थे उनकी खूब पिटाई की, और सब लोगों से दंड बैठक निकाल के, पता नहीं किसी को बोला 20 दंड बैठक निकालो, पता नहीं 30 निकालो। जिस जिसने निकाली उनको छोड़ दिया, जिन्होंने नहीं निकाल सके, कमज़ोर आदमी थे, उनको शर्म आती थी, उनको पकड़ के बंद करके ले गए, सबके ऊपर केस बनाया। ये अरूप पटनायक का किस्सा है। इसी किस्म के बहुत सारे किस्से मुंबई में बार्स के साथ जुड़े, बार डांसर के साथ जुड़े हुए मुंबई में प्रचलित रहे हैं। इसी तरह एक सनशाइन बार थी बहुत बड़ी, राजू नाम का आदमी मालिक, तो उसको सनी भी कहते थे। तो उस आदमी के बार में एक यंग लड़का 23-24 साल का रोज़ आता था। कोई दारू नहीं पीता था और कोई डांस का शौकीन नहीं था। एक कोका कोला की बोतल लेके बैठ जाता था। 3-4 घंटे में एक ही लड़की के ऊपर 40-50 हज़ार रुपया रोज़ का बार के चला जाता था। मालूम पड़ा वो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बहुत पैसे कमाता था, और 6-7 महीने ये सिलसिला चलता रहा। रोज़ उसने बिना नागा आना, और 40-50 हज़ार रुपया उस ज़माने में रोज़ का एक ही लड़की के सर के ऊपर वो बार के चला जाता था। तो ये बहुत बड़ा कांड हुआ। वहाँ से किसी ने उसकी खबर कर दी अंडरवर्ल्ड के लोगों को या क्रिमिनल्स को कि ये आदमी के पास बहुत पैसा है। कहा जाता है कि उससे पैसा वसूली के लिए उसको कहा गया, उसने नहीं दिया। तो एक दिन जैसे ही वो लड़का अपने पैसे दे के बाहर निकला, तो उसकी वहीं पे बार के बाहर ही गोली मार के हत्या कर दी गई। और इस किस्म के बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, और सबसे मशहूर किस्सा जो तरन्नुम बार डांसर का है, दीपा बार वाली का, वो आप सबको मालूम है। वो आजकल कहाँ है, ये किस्सा आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा, सुनाऊंगा। तब तक आप सब जुड़े रहिए, देखते रहिए मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियाँ। आज के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।